नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताबें बोलती है। आज जिस उत्कृष्ट रचना का सार लेकर आए हैं उसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। लिखी गई है प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। यह किताब इंसानी व्यवहार को समझने का एक गहराई भरा प्रयास है। इसमें तमाम ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो ये प्रकाश डालते हैं कि व्यक्ति किस तरह सोचता है, किन भावनाओं के वशीभूत होता है और समाज में किस प्रकार से हमारी प्रवृत्तियां काम करती हैं। रॉबर्ट ग्रीन की शैली हमेशा से ही ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक उदाहरणों से समृद्ध रही है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी उसी परंपरा में आगे बढ़ती है, मगर यह बहुत व्यापक हो जाती है क्योंकि इसमें इंसानी स्वभाव के कई आयामों पर विस्तार से चर्चा होती है। यहां हम इस पुस्तक को एक निश्चित अनुक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह पुस्तक विशाल है और इसके अध्याय एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, हमने प्रमुख बिंदुओं, कथनों और विचारों को एक क्रम में प्रस्तुत किया है ताकि आप इस किताब के सार को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे पावरफुल लगा और किस किताब का सार आप आगे सुनना पसंद करेंगे। हमारे चैनल किताबें बोलती है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, मानवीय स्वभाव को समझने का महत्व। रॉबर्ट ग्रीन सबसे पहले इसी बात को रेखांकित करते हैं कि अक्सर हम इंसानों में दूसरों को लेकर सामान्यकरण की आदत होती है। हम मान लेते हैं कि किसी का व्यवहार महज एक संयोग है। अलग अलग मौकों पर लोग यूं ही बदल जाते हैं। हकीकत यह है कि हमारे भीतर कुछ अंतर्निहित मूल प्रवृत्तियां काम करती हैं। जब हम इन प्रवृत्तियों को नहीं पहचानते तो लोग हमें न चूकने वाली गलत फहमियों में फंसा देते हैं, चाहे रिश्तों में हो, काम में हो या सामाजिक संपर्क में। लेखक का कहना है कि हमें अपने और दूसरों के स्वभाव की गहराई में जाना होगा, तभी हम अपने फैसलों को सुधार पाएंगे। इतिहास और मनोविज्ञान। स्वयं से शुरुआत। भाग 2, तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन। रॉबर्ट ग्रीन एक अध्याय में बताते हैं कि अक्सर हम खुद को बहुत तर्कसंगत मानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम ज्यादातर भावनाओं के वश में ही काम करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध की अवस्था में कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देता है, मगर बाद में सोचना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेखक समझाते हैं कि भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। हमारे निर्णय, हमारी पसंद, हमारी प्राथमिकताएं अधिकतर उन्हीं से तय होती हैं। भावनात्मक आकस्मिकता। तर्क और शांति विकसित करना। भाग 3, पुरुषत्व, स्त्रीत्व और व्यक्तित्व के रूप। लेखक ने विस्तार से लिखा है कि हमारे बचपन के अनुभव हमारे जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। यह हमें इस बात का संकेत देता है कि कई बार बड़ा होकर कोई व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है, उसके पीछे बचपन की असुरक्षाएं, माता पिता का व्यवहार, सामाजिक परिवेश इत्यादि प्रमुख वजह होते हैं। भय या असुरक्षा बचपन में ही जड़ पकड़ लेती है, आगे चलकर वही क्रोध या संदेह में बदल सकती है। स्त्री और पुरुष व्यवहार के आयाम। व्यक्तित्व का चश्मा। भाग 4, आत्ममुग्धता और उसका प्रभाव। ग्रीन बड़े विस्तार से बतलाते हैं कि आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म में व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व में इतना खोया रहता है कि दूसरों का अस्तित्व उसका ध्यान खींचता ही नहीं, सिवाय जब वह किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहे। यह व्यक्ति हर चीज अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसे हमेशा अपनी तारीफ के लिए भूख होती है। लेखक लिखते हैं कि सभी लोगों में किसी हद तक आत्ममुग्धता मौजूद है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उसे एक स्वस्थ स्तर पर रखते हैं या वह इतना बढ़ जाता है कि हमारी सहानुभूति, सहयोग, दूसरों को समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अस्वस्थ आत्ममुग्धता के संकेत।
स्वस्थ आत्म प्रेम। दूसरी ओर कुछ मात्रा में आत्म प्रेम बेहद जरूरी है। आप खुद को महत्व देंगे तभी आत्मसम्मान को पोषण मिलेगा। स्वस्थ आत्म प्रेम का मतलब आप में आत्मविश्वास हो, लेकिन आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर न चलें। आप दूसरों को सम्मान दें और खुद को भी। इस किताब में यह स्पष्ट है कि पूर्ण निस्वार्थता यथार्थ में मौजूद नहीं, मगर हम एक ऑनलाइन संतुलित स्वभाव बना सकते हैं जहां हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करें मगर दूसरे की भावनाओं को भी समझें। भाग 5, व्यक्ति के छिपे हुए उद्देश्यों को पढ़ना। पीपल वेयर मास्क्स, चेहरों के पीछे की दुनिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अमूमन लोग अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं। कोई सीधी बातचीत में बहुत मीठा लगेगा, मगर भीतर से वह आप पर हावी होना चाहता होगा। कोई दिखावे में बहुत विनम्रता रखता है, पर असल में वह तारीफ का भूखा हो सकता है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि हम अपने वास्तविक इरादों को सार्वजनिक करने से बचते हैं। इसके पीछे भय, स्वार्थ, छवि बनाए रखने का दबाव इत्यादि कारण हैं। समझदार इंसान को ये मुखौटे पहचानने चाहिए। जब आप किसी के साथ लेन देन, संवाद या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों, तो गौर करें कि वह वास्तव में क्या संकेत दे रहा है। माइक्रो जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज किताब का एक बड़ा पहलू है कि आप शब्दों पर ही न रुकें, बल्कि लोगों की देह भाषा और सूक्ष्म हाव भाव को पढ़ने का अभ्यास करें। किसी की मुस्कान का अस्वाभाविक होना, आंखों के भाव, हाथ पैरों की अवस्था, ये सब इशारा कर सकते हैं कि उसका मनोभाव आपसे कहे शब्दों से मेल नहीं खा रहा। इसलिए यदि कोई बड़ी बात कहते हुए संवाददाता आपकी आंखों में झांकने की बजाय नीचे देखता रहे, हो सकता है वह असुरक्षित हो, या झूठ बोल रहा हो, या अपने दिमाग में कोई और आइडिया चल रहा हो। यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता, मगर आरंभ में आप आसपास के लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व किए। धीरे धीरे आपको सबटल क्लूज दिखने लगेंगे। बोलने के मर्म, शब्दों के चयन से भी किसी का मूल स्वभाव झलकता है। कुछ लोग प्राय खुलकर क्रियापदों का उपयोग नहीं करते, चीजों को गोल मोल रखते हैं। यह हो सकता है कि वे जिम्मेदारी लेने से बच रहे हों। कोई बहुत दोषारोपण करने के अंदाज में बात करता है, मतलब उसके अंदर गहरे असंतोष या किसी पर नियंत्रण की ख्वाहिश हो सकती है। ये सारी बातें आपको रॉबर्ट ग्रीन मानवीय स्वभाव के नियम के रूप में बताते हैं कि हम दूसरों के भावों और शब्दों के बीच सामंजस्य देखें। इसी से हम उनके सही उद्देश्यों का अंदाजा लगा सकते हैं। भाग 6, संकेत और प्रतिसंकेत, छल प्रपंच से बचना। मैनिपुलेशन की कला। कई लोग बहुत चतुराई से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पलट कर देखेंगे तो पता चलेगा कि वही लोग अपने फायदे या प्रोपेगेंडा के लिए आपको भुलावे में रख रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यदि आप मानवीय स्वभाव की इन प्रवृत्तियों को समझते नहीं, तो आप बहुत आसानी से किसी चाल में फंस उन्हें लाभ पहुंचा बैठेंगे। इंसान अपने ईगो से, लालच से या डर से बहुत जल्दी काबू किया जा सकता है। इसलिए सावधानी से देखना होगा कि कहीं कोई आपसे उन बटनों को ही तो नहीं दबा रहा। कोई आपकी प्रशंसा करके आपका ईगो तुष्ट करवा रहा है और उसी बहाने आपसे कुछ निकलवा रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्यापन। Practical examples and understanding perspectives are, well, crucial for grasping the nuances of human behavior. Understanding how theories apply in real-life scenarios can make a significant difference in our day-to-day interactions. मसलन, काम का एक उदाहरण लें। कोई सहकर्मी अचानक आपकी बहुत तारीफ करे और अगले ही पल कहे, तुम मेरी इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दो, मुझे कुछ फायदा चाहिए। यहां आपको अपने अहंकार के उत्साह में आकर तुरंत हाँ नहीं करनी चाहिए। एक सतर्क इंसान जानता है कि यह तारीफ असली है या फुसलाने का हथकंडा।
लेखक बताते हैं कि पहले जांचें, कुछ समय लें, हर डिसीजन इंपल्सिवली ना करें। दूसरे का नजरिया समझना। वैसे यह किताब केवल दूसरों को दोषी नहीं ठहराती, कभी कभी यह स्थिति आपकी तरफ से भी हो सकती है। आप अनजाने में दूसरों को मैनिपुलेटिव तरीके से इस्तेमाल करने लगे। इसका अंततः उल्टा असर आप पर ही होगा, क्योंकि विश्वसनीयता जाती रहेगी। अतः सबसे विवेकपूर्ण रास्ता है कि किसी भी सिचुएशन में दूसरों का नजरिया भी समझें। कुछ देर रुककर सोचें कि फलां व्यक्ति मुझे कुछ ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रहा है, उसके पास क्या मजबूरी या स्वार्थ हो सकता है, या मेरे साथ सहयोग क्यों चाह रहा है। इस विश्लेषण से प्रायः आप सही दिशा में इंटरैक्शन कर पाते हैं। भाग 7, नकारात्मक भावनाएं और उनका रूपांतरण। ईर्ष्या की जड़ें मानव स्वभाव का एक तत्व है। ईर्ष्या, हम देखते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया, कोई प्रतियोगी ज्यादा कमाई कर रहा, कोई रिश्ते में ज्यादा सुखी है, तो भीतर एक जलन जाग जाती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या काफी नुकसानदायक है, क्योंकि हम अच्छा करने की जगह दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना, चाहे मन में ही सोच के। यह भाव हमारे भीतर कड़वाहट लाता है, हमें स्वयं अपनी प्रगति से भी भटकाता है। इससे बचने का एक तरीका है कि आप दूसरों के कामयाब होने पर पहचान लें कि यह भावना ईर्ष्या है। अब उसे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा में बदलने की चेष्टा करें। अगर वह कर सकता है, मैं क्यों नहीं। इससे आप प्रयास बढ़ाएंगे। ईर्ष्या में लोगों को गिराने के बजाय खुद ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अकारण क्रोध और झल्लाहट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब हमें कोई आहत करता है या स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, तब हमें क्रोध घेर लेता है। यदि यह क्रोध अनियंत्रित हो जाए तो हम अपने संबंधों और छवि को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि क्रोध को समझना जरूरी है। वह वास्तव में क्या संकेत देता है। हो सकता है कि आप में कोई पुरानी चोट या असुरक्षा हो और यह क्रोध उसी का ज्वार है। बेहतर यही कि क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि कुछ देर रुककर कारण खोजें। कभी क्रोध उचित भी होता है, अन्याय या शोषण के खिलाफ, पर इसका इस्तेमाल रचनात्मक बदलाव लाने के लिए जाना चाहिए, न कि विनाशकारी कृत्य करने के लिए। द्वेष और क्षमा। एक और नेगेटिव संप्रेषण है द्वेष, यानी आप किसी व्यक्ति से गलती होने पर लंबे समय तक मन में खफगी पाले रखते हैं, बदला लेने के मूड में रहते हैं। इसके दुष्परिणामों का उल्लेख रॉबर्ट ग्रीन करते हैं। यह सोच आपको सालों तक पीड़ा में रखती है, अपना मानसिक स्पेस उस व्यक्ति को दे देती है जो शायद आपकी लाइफ में अब ज्यादा मायने भी न रखता हो। इसलिए समझदारी यह है कि आप अपनी ऊर्जा को द्वेष में खर्च करने के बजाय फॉरगिवनेस या सीख पर केंद्रित करें। मुझे इस अनुभव से क्या सीखना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा न हो। यही आपके विकास का मार्ग है। भाग 8, सामाजिक सम्मोहन और भीड़ मन। भीड़ की मनोवृत्ति। कई बार एक व्यक्ति अकेले में शांत रहता है, पर भीड़ के बीच पहुंचते ही कोई सामूहिक उन्माद उसे घेर लेता है। लेखक इस विषय पर कहते हैं कि जब हम समूह में होते हैं, हमारी निजी चेतना थोड़ा विलीन हो जाती है। हम उस समूह की भावनाओं, उसकी विचारधारा के साथ बहने लगते हैं। ये लोग अक्सर देखेंगे कि ऑनलाइन फोरम रैलियों, बड़े आयोजन में किस तरह भीड़ एक सुर में कुछ कठोर कदम उठा लेती है। इसके पीछे इच्छा शक्ति और विकारों का सामूहिक रूप काम करता है। कुछ व्यक्तियों को भीड़ को आकर्षित करने या उन्हें इन्फ्लुएंस करने का गुण हासिल होता है। ये लोग सामूहिकता के मनोविज्ञान को समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार ऐसे नेता भावनात्मक अपील, बड़े वायदों, प्रतीकों, नारों का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों के दिल दिमाग में आशा या क्रोध का बीज बोते हैं। कभी कभार यह सकारात्मक होता है, कोई समाज सुधारक इसी तरह लोगों को जोड़ता है,
मगर कई बार यह खतरनाक भी बन जाता है। तानाशाह या कट्टर विचारधारा फैलाने वाले भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं। सजग रहने की सीख। निर्णय लेते समय किसी समूह के प्रभाव में बहने से बचना बहुत आवश्यक है। यदि कोई ऑनलाइन ट्रेंड चला तो हम भी भीड़ का हिस्सा न बन जाएं। पहले स्वयं जांचें। एक आत्मसचेत व्यक्ति अपने विचारों को इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं करता। वह प्रश्न पूछता है, विश्लेषण करता है। यदि समूह का विचार तार्किक लगे तो हां, वरना वह असहमत होने की हिम्मत भी रखता है। ग्रीन कहते हैं कि भीड़ के उन्माद में आवाज उठाना या असहमत होना मजबूत व्यक्तित्व की मांग करता है, पर दीर्घकाल में यही स्वनिर्मित व्यक्तित्व की पहचान बनता है। भाग 9, आदर्शवाद और भ्रम। रहस्यमयी करिश्मा का असर। बहुत से लोग दूसरों के सामने एक आदर्श चेहरा रखते हैं। वे कहते हैं, मैं समाज सेवा का परम लक्ष्य रखता हूं, या मेरा प्यार बिल्कुल पवित्र है। पर रॉबर्ट ग्रीन वार्न्स कि अनावश्यक आदर्शवाद कहीं ब्लैक एंड व्हाइट सोच पैदा न कर दे। कोई नेता या प्रभावशाली व्यक्ति जो बेहद आदर्श बातें कहता हो, अंदर से व्यवहारिक रूप में बेईमानी में भी लिप्त हो सकता है। हमें हर व्यक्ति को एक इंसान मानना चाहिए, अति आदर्शिक पेडेस्टल पर न चढ़ाएं। आदर्शवादियों को भी अपने शैडो साइड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाखंड, हिपोक्रेसी मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति नैतिक उपदेश देता है मगर खुद उसका पालन नहीं करता। यह कई रूपों में दिखता है, राजनीतिक अपील, धार्मिक कृत्रिमता, नैतिकतावादी लोग इत्यादि। ग्रीन लगातार पुश करते हैं कि वास्तविक मानवीय स्वभाव फ्लॉड है, सब में कमजोरियां हैं। सच्चा समझदार वही है जो अपनी कमियों को स्वीकारता है, दूसरों से भी उतना ही मानवीय अपेक्षा रखता है, जो खुद गलती करे और दूसरों का थोड़ी भी चूक पर मुगालतियां निकाले। यह दुर्भावना को जन्म देता है और समाज में भ्रम फैलाता है। हमें सावधान रहने की पार्टी खुद से है। कभी हम सोचते हैं हम अत्यंत प्रतिभाशाली हैं या अत्यंत परोपकारी। इससे हम सेल्फ डिल्यूजन में आ सकते हैं। कोई बड़ी गलती होने पर भी हम कहेंगे, मैं तो सही था, परिस्थिति खराब थी। मन अतिरिक्त आदर्शवाद से भी हमें अंधा कर देता है। अतः रॉबर्ट ग्रीन सुझाते हैं, समय समय पर खुद को रीचेक करना जरूरी है। सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं वास्तव में सत्य के आधार पर हूं या अपनी छवि बनाए रखने के लालच में? यह निडरता हमें भ्रम में जीने से रोकेगी। एक जरूरी हिस्सा यह है, यदि हम दूसरे मनुष्य को समझना चाहते हैं तो हमें करुणा विकसित करनी होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एम्पैथी यानी हमदर्दी महज भावुकता नहीं। इसका अर्थ है कि हम वास्तव में दूसरे की स्थिति, उसके दर्द, उसकी चाहत को समझने का प्रयास करें। इससे हमारे संवाद बेहतर होते हैं। हम लोगों के साथ अर्थपूर्ण रिश्ते बना पाते हैं। बिना हमदर्दी के आप मानवीय स्वभाव में सिर्फ चालाकी ही देखेंगे, मगर सच्ची परिपक्वता इसी में है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को देखने में समर्थ हों। हम रोजमर्रा में कई व्यक्तियों से मिलते हैं, कुछ सहयोगी, कुछ दुखी, कुछ सहायता की आस में। यदि हमारे पास मानसिक लचीलापन और करुणा है तो हम उनका भरोसा जीत पाते हैं, उनके साथ सार्थक संबंध बना पाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं तो यह क्षमता और भी जरूरी हो जाती है। आप मात्र आदेश देकर या डर फैलाकर लोगों से काम नहीं ले सकते। जो लीडर अपने लोगों की मूलभूत समस्याओं और भावनाओं को समझता है, वही दीर्घकालिक सफलता पा सकता है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी रखनी है। हमने पहले देखा कि इंसान में कमजोरियां मौजूद हैं। अपने भीतर भी हमें गलतियों की माफी देनी होगी, फिर सुधार की ओर चलना होगा। यह जो मृदुता भरा रवैया है, उसे ग्रीन एक आंतरिक शक्ति मानते हैं, क्योंकि यह आपको सेल्फ डाउट से बाहर लाती है और दूसरों पर हमला करने की वृत्ति को नियंत्रित करती है। ऐसे व्यक्ति में एक स्थायी गरिमा जागती है जो लोगों को आकर्षित भी करती है। सबसे बड़ा सबक है कि आप इस पुस्तक के सिद्धांतों को पढ़कर भी वहीं रुक न जाएं। आत्मविश्लेषण के बिना बातें महज सूचनात्मक रहेंगी। रॉबर्ट ग्रीन स्वयं मोटिवेट करते हैं, एक डायरी रखिए। रोज अपने व्यवहार, प्रतिक्रियाओं, नाराजगी के पलों
लोगों के साथ बातचीत के अनुभवों को लिखिए। फिर किताब में बताए मनोवैज्ञानिक आयामों से मिलान कीजिए कि कहां आप क्रोध, ईर्ष्या, भावनाओं के अति प्रवाह में थे, कहां आपका ईगो हावी हुआ। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर जागरूकता लाता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि अंदरूनी बदलाव में हमें सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन तोड़ना होगा। लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, बदलना मुश्किल है। असल में यह बहाना है। सच तो यह है कि हम जब भी अपने स्वभाव में कुछ धार देना चाहते हैं, पुरानी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम नए रवैये के लिए खुद को व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करें। कॉन्फ्रंटेशन में कम बोलना, दूसरों से संवाद में अधीरता न दिखाना, किसी लाग लपेट के बिना अपनी बात रखना आदि। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि यदि आप वास्तव में मानव स्वभाव को जानना चाहते हैं, अकेली यह किताब पर्याप्त नहीं। वे सुझाव देते हैं कि आप इतिहास के महान चरित्रों की जीवनी पढ़ें। नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, गांधी, आइंस्टीन, टेस्ला, सबके पीछे मानवीय स्वभाव के कई किस्से मिलेंगे। इन लोगों ने अपनी कमजोरियों से कैसे जूझते हुए उपलब्धियां पाई, यह जानना आपकी मानवीय स्वभाव की समझ को और व्यापक करता है। यह विशद अध्ययन आपके भीतर समझ और धैर्य के बीज बोता है। रॉबर्ट ग्रीन के अन्य लेखन की तरह यह किताब भी बताती है कि सत्ता और अधिकारों के समीकरणों को गहरे तरीके से समझना जरूरी है। किसी संगठन में बॉस क्यों तानाशाह बन जाता है या क्यों कोई नेता जनभावनाओं को भड़काता है, यही सत्ता की डायनामिक्स है। इंसान के स्वभाव में सत्ता लिप्सा स्वाभाविक है, मगर आप इस इच्छा को कैसे दिशा देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने प्रभाव का उपयोग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करेंगे, कुछ आत्म प्रचार या दमन के लिए। समाज में प्रायः राजनीतिक दृष्टियों से कई लोग एक दूसरे को परास्त करने के लिए गठबंधन या जोड़ तोड़ करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यदि आप इस पक्ष को पूरी तरह अनदेखा करते हैं तो आप खुद पीड़ित बन सकते हैं। जरूरत यह है कि आप बुनियादी राजनीति समझें। यह जानें कि प्रतिद्वंद्वी कैसे आपके विरुद्ध अफवाह उड़ा सकता है या कैसे आपका बॉस आपका उपयोग कर रहा हो सकता है। फिर आप सावधानी पूर्वक, सत्य और रोगजा रूप से अपनी स्थिति मजबूत करें। हमें प्रतिरोध या अनुभव से सीखना होगा, केवल भोलेपन में नहीं रहना चाहिए। इस किताब पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग इसे पढ़कर सोचते हैं कि यह तो सिर्फ चालबाजी सीखने की किताब है, जबकि सच्चाई अलग है। इसमें ग्रीन दसियों बार संकेत देते हैं कि सत्ता के साथ नैतिकता का मेल ही बेहतर समाज का निर्माण करता है। लंपट तरीके से आप कुछ समय के लिए आगे बढ़िए, पर दीर्घकाल में विश्वसनीयता खो देंगे। इसलिए सत्ता राजनीति समझिए, मगर इंटेग्रिटी बनाए रखिए। एक खुला, पारदर्शी मगर बुद्धिमानी भरा मार्ग ही सबसे सफल है। हमारा मानवीय स्वभाव अगर बहुत सख्त और जड़ बना रहेगा तो हमें नया सोचने में कठिनाई होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान की प्रकृति में रचनात्मकता का स्रोत बड़े गहरे कहीं छिपा है। जरूरत है अवरोध खोलने की। अगर आपने हमेशा खुद को निर्धारित सांचे में बांध रखा है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे संगीत या कला में क्या रखा है, तो आपका रचनात्मक स्वभाव दफन हो जाता है। लेखक बताते हैं कि रचनात्मकता कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारा इंट्रिंसिकली वायर्ड टैलेंट है। इसे जगाने के लिए प्रयोगधर्मिता, खुलापन चाहिए। जब आप नई चीजें आजमाते हैं, कुछ बनाना या लिखना चाहते हैं, इसके लिए आपको भीतरी संकोच तोड़ने होंगे। कई लोग खुद को कह देते हैं, मैं रचनात्मक नहीं, लोग हंसेंगे। यहां भी हम पाते हैं कि मानवीय स्वभाव में नकारात्मक सोच हमें रोकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आपका स्वभाव विशाल है। किसी एक क्षेत्र में आप कोमल हैं, किसी में जुझारू, किसी में कलात्मक। इन्हें डर के कारण बंद मत करिए। जो इंसान बिना भय के खुले मन से अपने विचारों को लाता है, आलोचनाओं को सहता है, वही नवाचार कर पाता है। रचनात्मकता सिर्फ पेंटिंग या संगीत तक सीमित नहीं। हम अपने रिश्तों, समस्याओं और करियर को भी रचनात्मक नजरिए से देख सकते हैं। किसी कठिन जिम्मेदारी को आप अलग तरकीब से क्यों ना आजमाएं? किसी विवाद को सुलझाने के लिए कोई नया डायलॉग सेटअप क्यों ना करें? रॉबर्ट ग्रीन सुझाते हैं कि मानव स्वभाव में धार्मिक सा दोहराव खोजने के बजाय रचनात्मक एक्सपेरिमेंट का रास्ता अपनाना चाहिए। इससे हम खुद भी नई ऊर्जा पाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। भाग 14, अपना सर्वोत्तम रूप चुनना 1।
आत्मनिर्माण की कला। इस बिंदु पर लेखक यह लोक मान्यता खंडित करते हैं कि हम जन्म से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मानव स्वभाव हमने विरासत में पाया, लेकिन मनुष्य इतना लचीला है कि हम मूर्तिकार बनकर अपने आत्म स्वरूप को गढ़ सकते हैं। उदाहरण, अगर बचपन में हमें डरावनी यादें मिली हैं तो क्या हम जीवन भर डरते ही रहेंगे? नहीं, हम धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अनुभव जुटा सकते हैं, नई सफलताएं पा सकते हैं। यह आत्मनिर्माण रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। टू शैडो को अपनाना स्वयं को पूर्ण शुद्ध समझने की आदत गलत है। हर किसी के भीतर एक शैडो साइड भी है, जहां क्रोध, ईर्ष्या, वासना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश हो सकती है। मगर इसे पहचानना और सीमित रखना ही समझदारी है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि जो लोग अपने शैडो साइड को स्वीकार नहीं करना चाहते, वे दूसरों पर आरोप मढ़ने लगते हैं या अपने भीतर दोहरा चरित्र जीते हैं। इसके बजाय हमें अपनी कमियां, गलत प्रवृत्तियों को गहराई से देखना चाहिए, उन्हें रचनात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। जैसे कोई स्वाभाविक आक्रोश के बदले क्रांतिकारी सामाजिक काम में लग ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। 3. आदर्श उदाहरणों से प्रेरणा। इतिहास में ढेरों लोग हुए जिन्होंने अपनी खोज और अभ्यास से अपने व्यक्तित्व को निखारा, चाहे साइंस में हो, कला में या समाज सेवा में। ग्रीन बताते हैं कि आप किसी एक ऐसे चरित्र को चुनें जिसका संघर्ष, विचार और रूपांतरण आपको प्रेरित करे। उसकी जीवनी, उसकी चुनौतियों को समझें। यह एड्यूलेशन नहीं, बल्कि वास्तविक अध्ययन होगा, जिससे आप अपने जीवन में भी कुछ समान रास्ते अपना सकेंगे। ऐसा व्यक्ति आपका मानसिक गुरु बन सकता है। भाग 15, सार और आगे की राह। 1. पुस्तक का अंतिम संदेश, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एक विशाल खजाना है जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने इंसान की तमाम प्रवृत्तियों, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, परहित, करुणा, मोह, स्वार्थ को खोलकर रख दिया है। इन सब का अर्थ है कि हम सब बहुआयामी हैं। ऐसे नहीं कि कोई पर्सन सिर्फ दुष्ट है या सिर्फ भला ही भला। हम सबके भीतर प्रकाश और अंधेरा साथ मौजूद है। चूंकि स्वभाव की यह मिलीजुली विरासत है, हमें समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। खुद के अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियों को पोषित करना, नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखना, अन्य लोगों को भी यही सम्मान देना, यही जीवन का असली अर्थ उभरता है। 2. व्यावहारिक अमल। इस सार को पढ़कर भी यदि हम रोजमर्रा में खुद को नहीं परखते, दूसरों का हाव भाव नहीं पढ़ते या फिर भावनाओं के भंवर में बह जाते हैं, तो यह ज्ञान हाथ से सरक जाएगा। ग्रीन की सलाह है, दिन की समाप्ति पर 5-10 मिनट का समय लेकर सोचें कि किस व्यक्ति या स्थिति में आपका मन उथल पुथल हुआ, कहां आप असहज हुए। फिर उस स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। धीरे धीरे यह एक कौशल बन जाएगा। आप भविष्य में भावनाओं के ज्वार में दिखने वाली चीजों से परे जाकर असली मंसूबे समझ पाएंगे। जीवन का आत्म मंत्र। मानव स्वभाव के सभी नियमों को जानना अंततः हमें और परिपक्व बनाता है। हम दूसरों पर दोष देने की बजाय अपने रवैये की जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक संयत, गहराई भरा नजरिया रखना हमें समाज में स्थायी सम्मान दिलाता है। प्रेम, मित्रता, व्यवसाय, राजनीति, सब जगह हम ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता से चलेंगे तो सफल भी होंगे और दूसरों को भी अनुकरण के लिए प्रेरित करेंगे। ये छोटे कदमों से ही शुरुआत होगी, मगर परिणाम चिरस्थायी होगा। निष्कर्ष। आज आपने सुना रॉबर्ट ग्रीन की उल्लेखनीय कृति द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का विस्तृत सार, जिसमें इंसानी भावनाओं, प्रवृत्तियों और बर्ताव की इतनी परतें खोली गई हैं कि हम उनका समुचित अध्ययन करके अपने जीवन में स्पष्टता, शांति और समझदारी ला सकें। इस किताब ने हमें याद दिलाया कि हम सब एक जटिल जीव हैं, जिसमें स्वार्थ, परोपकार, डर, आकर्षण सब कुछ साथ आता है। परंतु एक सचेत व्यक्ति इन सबको पहचान कर चुन सकता है कि उसे किस तरह प्रकट होना है। दूसरों के व्यवहार में भी छिपे इरादों का आकलन कर सकता है, जिससे किसी भी संबंध या संपर्क में धोखा खाने या भटकाव में फंसने से बचा जा सकता है। आप हमें जरूर बताएं कि इस किताब के किस हिस्से ने आपके अंदर सबसे गहरा असर छोड़ा। क्या यह भावनाओं के दमन से बचने या मैनिपुलेटिव व्यक्तियों को पहचानने का पहलू, या फिर शैडो साइड को अपनाने की बात? कमेंट में लिखें और यह भी बताइए कि आगे किस किताब का सार आप सुनना पसंद करेंगे। हमारे चैनल किताबें बोलती है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में याद रखिए, मानव स्वभाव में डूबना हम सबकी जरूरत है, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही दूसरों और खुद के साथ गहराई से संवाद कर पाता है। धन्यवाद और अगली पेशकश के साथ फिर मिलेंगे।